हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से और आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म। इससे पहले के लेक्चर्स भी हम कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक लेक्चर हमने अलग से लिया है कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन 6th century BC। बट एक बारी कीवर्ड्स याद कर लेते हैं। द फर्स्ट वाज देयर वाज इंटेलेक्चुअल चेंज। स्केप्टिसिज्म देखने को मिलता है। लोग अब ब्लाइंडली ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशन में है वही सही है। क्वेश्चन उठ रहे हैं कि रिचुअल करने से क्या सच में मोक्ष मिलेगा या ब्राह्मण ही रिलीजियस नॉलेज का सोल अथॉरिटी क्यों है। ब्राह्मणिकल रिचुअल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, तो उसके चलते एक रिएक्शन था। वैदिक पीरियड के लेटर फेज में यज्ञ और रिचुअल्स इंक्रीजिंगली इलाबोरेट और एक्सपेंसिव हो गए और कॉमन पर्सन के लिए रिलीजन का मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल बन रहा था। और बुद्धिज्म ने कहा कि लिबरेशन के लिए एक्सपेंसिव सैक्रिफाइस नहीं, एथिकल कंडक्ट और राइट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्षत्रिय रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, क्षत्रिय रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्षत्रिय पॉलिटिकली पावरफुल थे लेकिन रिलीजियस स्फेयर में ब्राह्मणर्स का हाई स्टेटस देखने को मिलता है। इसलिए क्षत्रिय इंटेलेक्चुअल्स ने ब्राह्मणिकल रिचुअल अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले श्रमण मूवमेंट को सपोर्ट किया। एनिमल सैक्रिफाइस देखने को मिलता है। क्या रीज़न है? एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रही थी और कैटल के का इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ रहा था। अगर जो प्रोडक्टिव कैटल है उनको रिपीटेडली सैक्रिफाइस किया जाएगा तो एग्रीकल्चर का लॉस होगा। और बुद्धिज्म और जैनिज्म को अहिंसा एम्फेसिस जो करना पड़ा वो इसी चेंजिंग इकोनॉमी के साथ में कंपैटिबल भी था। ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, नए क्लास ऑफ लोग जो है नए क्लास ऑफ पीपल आ रहे हैं। 6th century BC में गंगा वैली में टाउन डेवलप हुए है ना। टाउन्स के साथ साथ में मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, गिल्ड्स और ट्रेड का इंपॉर्टेंस जो है और बढ़ा। और ये ग्रुप रिचुअल बेस्ड स्टेटस के बजाय प्रैक्टिकल एथिकल रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हुए। मर्चेंट क्लास विच इज़ वैश्यास वो देखने को मिलते हैं। वैश्यास इकोनॉमिक लाइफ में इंपॉर्टेंट हो रहे थे, बट ब्राह्मणिकल सोशल हायरार्की में उनका जो रिचुअल स्टेटस है और वो ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीचे था। और बुद्धिज्म जैनिज्म के बर्थ के बजाय जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इनको बर्थ के बजाय जो सोशल स्टेटस था, जो इनके कर्म थे, उनके बेसिस पे जो एक स्टैंड है सोसाइटी में वो दिलवाया। इस वजह से ये वैश्यास जो है ये भी अट्रैक्ट हुए। नई इकोनॉमी बनने को आ रही है। ट्रेड के लिए पीस, ट्रस्ट और ऑनेस्टी और एक स्टेबल सोशल कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुद्धिज्म, जैनिज्म, एथिक्स ने नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग जैसे जो प्रिंसिपल है इनको एम्फसाइज किया। श्रमण ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस टाइम पे हमको, है ना। बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म कंप्लीटली आइसोलेटेड इन्वेंशन नहीं थे, ये एक लार्जर श्रमण ट्रेडिशन का पार्ट थे जहाँ वेंडरिंग मॉन्क्स, एस्केटिक्स और थिंकर्स वैदिक रिचुअल के ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये रीज़न थे, ठीक है। इस पूरी स्टोरी को इमेजिन करो तो पहले जो है वैदिक रिचुअल चल रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है ना। तो उसके खिलाफ जो है एक रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ना। टाउन बिल्डिंग जो बढ़ रही है, नए क्लास ऑफ जो सोशल ग्रुप्स हैं वो निकल रहे हैं, वो भी अपना सोसाइटी में एक जगह चाहते हैं, तो ये सब रीज़न हमको देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाई वैश्यास सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, है ना। सबसे पहले तो अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। मर्चेंट्स के लिए स्टेबल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वॉरफेयर और वायलेंस ट्रेड को डिस्टर्ब करते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म का नॉन वायलेंस ओरिएंटेशन उनके इंटरेस्ट की तरफ था। कॉमर्स, कॉमर्स का क्या रीज़न है ना? बुद्धिज़्म ने ट्रेड को जो है इन्हेरेंटली सिनफुल नहीं माना। क्या नाम है, ब्राह्मणिज़्म है, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है, उसमें जो है प्रॉफ़िट कमाने को सिन माना जाता था। यहाँ पे वो देखने को नहीं मिलता, इसलिए वो जो है अपना ऑर्गेनिकली अट्रैक्ट हो गए। मनी लेंडिंग, धर्मसूत्रास ट्रेडिशन में इंटरेस्ट पर मनी लेंडिंग को प्रॉब्लमैटिक माना जा सकता था, है ना? बुद्धिस्ट सोशल एनवायरनमेंट और मर्चेंट एक्टिविटीज़ के लिए कंपैरेटिवली अकोमोडेटिंग था। तो इस वजह से वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ खिसके। स्टेटस मिला उनको एक सोसाइटी में। मर्चेंट्स को ये अट्रैक्शन था कि स्पिरिचुअल वर्थ के लिए सिर्फ़ बर्थ या रिचुअल स्टेटस कंपल्सरी नहीं था। और जो है अर्बन सोसाइटी हमको देखने को मिलती है। बुद्धिज़्म का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है अर्बन सेंटर्स से डेवलप हुआ और मर्चेंट्स ने मोनेस्ट्रीज़ को डोनेशन दिए जिसने जो बुद्धिज़्म इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया। तो ये सब कुछ रीज़न्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं अबाउट गौतम बुद्ध। यस, हाँ, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट गौतम बुद्धा, ठीक है। नाम इनका सिद्धार्थ था और बुद्धा का बर्थ नेम जो है वो सिद्धार्थ गौतम था। एनलाइटनमेंट के बाद में उन्हें बुद्धा कहा गया, मतलब द एनलाइटेंड वन।
है ना? ये साक्या क्लैन से बिलॉन्ग करते थे, साक्या क्षत्रिय क्लैन से बिलॉन्ग करते थे और हिज़ बर्थ प्लेस वाज़ प्रेज़ेंट डे लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी, इनको बुद्धा की ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस माना जाता है। शुद्धोधन साक्या पॉलिटी के लीडर थे, इनके पापा थे और टेक्स्ट बुक उन्हें किंग या रूलर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन साक्या सिस्टम का सिंपल हेरिडेटरी मोनार्की समझना ओवर सिम्प्लिफिकेशन होगा, है ना? ये थोड़ा रिपब्लिकन उसमें आता है। मदर वॉज़ महामाया, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग बुद्धा की बायोलॉजिकल मदर जो हैं वो महामाया मानी जाती हैं, ठीक है? उसके बाद में इनकी एक फॉस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी। महामाया की सिस्टर और सिद्धार्थ की फॉस्टर मदर वॉज़ महाप्रजापति गौतमी। लेटर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये फर्स्ट वुमेन एडमिटेड टू संघा जो है बनी, है ना? ये हमको देखने को मिलता है। महाप्रजापति गौतमी, ठीक है? उसके बाद में इनकी वाइफ़ थी यशोधरा, हमको देखने को मिलती है, इनकी वाइफ़ थी। इनके सन राहुल देखने को मिलते हैं, बुद्धा के सन का नाम राहुल था और ये महावीरा के कंटेम्परेरी थे। बुद्धा और महावीरा ब्रॉडली सेम पीरियड के जो है रिलीजियस टीचर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? ही डाइड इन कुशीनगर ही डाइड इन कुशीनगर एट द एज ऑफ 80, है ना? एट द एज ऑफ 80 और जो ये इवेंट हुआ था इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। फाइनल पासिंग ऑफ बुद्धा इज़ नोन एज़ महापरिनिर्वाण, ठीक है? ओके। अब बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में अगर थोड़ा-सा देखें, बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो 4 साइट्स का ज़िक्र हमको देखने को मिलता है, 4 साइट्स। ये 4 साइट्स एक्चुअली क्या होती हैं? तो सिद्धार्थ शेल्टर्ड रॉयल या एलीट एनवायरनमेंट में बड़े हुए थे, है ना? ट्रेडिशनल स्टोरी के अकॉर्डिंग उन्होंने पहली बार ह्यूमन जो सफरिंग है उसको इंटेंसली एक्सपीरियंस किया थ्रू 4 साइट्स। वो 4 साइट्स क्या थी? द फर्स्ट साइट वाज़ ओल्ड मेन। इन्होंने एक एजिंग बूढ़े आदमी को देखा। सिद्धार्थ को समझ आया कि यूथ परमानेंट नहीं है, इट विल फेड अवे। सेकंड इन्होंने एक सिक मैन को देखा, डिज़ीज़ थी जिसको कोई। अब उससे इनको पता चला कि ह्यूमन बॉडी इन्हेरेंटली वल्नरेबल है। वेल्थ भी डिज़ीज़ को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकती। फिर उन्होंने एक कॉर्प्स को देखा, है ना? तो इन्हें सबसे पावरफुल रियलाइज़ेशन हुआ कि डेथ जो है वो अनअवॉइडेबल है ना? उसको नहीं अवॉइड कर सकते। देन वी सॉ एस्केटिक। एस्केटिक जो है वो सॉल्यूशन निकाले इन्होंने। इन्होंने बोला कि अगर एजिंग, डिज़ीज़ और डेथ अनअवॉइडेबल हैं, ये चीज़ों नहीं अवॉइड कर सकते हम, तो क्या कोई स्पिरिचुअल पाथ है जो इस सफरिंग से लिबरेशन दे सके? है ना? तो ये इन्होंने एस्केटिज़्म निकाला, रिनंसिएशन, ठीक है? तो ये जो 4 साइट्स हैं हमको देखने को मिलती हैं। इनका साइकोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है? ओल्ड एज, डिज़ीज़, डेथ एंड सर्च फॉर सॉल्यूशन। मतलब इससे सिद्धार्थ के माइंड में एक फंडामेंटल क्वेश्चन डेवलप हुआ कि अगर ह्यूमन लाइफ इनएविटेबली सफरिंग और डेथ की तरफ जा रही है तो लिबरेशन पॉसिबल कैसे है? और ये क्वेश्चन लेटर 4 नोबल ट्रुथ्स में जो है सिस्टमैटिक फिलॉसफी बन गया, हमको देखने को मिलता है। ये 4 नोबल ट्रुथ्स होते क्या हैं? इनके बारे में भी थोड़ा-सा देखेंगे कि ये 4 नोबल ट्रुथ्स क्या होते हैं, है ना? उससे पहले हम समझते हैं कि ये महाभिनिष्कर्मणा क्या होता है। 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे और हम याद रखेंगे कि हमें पढ़ना है और ये कहाँ से आया इसका रूट कॉज़ भी हम देखेंगे व्हिच वर 4 साइट्स, ठीक है। महाभिनिष्कर्मणा ये क्या चीज़ होती है? एट द एज ऑफ 29 ट्रेडिशनल अकाउंट के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ ने 29 साल की एज में वर्ल्डली लाइफ़ को छोड़ दिया था। हमने देखा था महावीरा ने 30 साल की उम्र में छोड़ा था, इन्होंने 29 साल की उम्र में छोड़ दिया। इस इस इवेंट को हम बोलते हैं महाभिनिष्कर्मणा, ठीक है? मीनिंग है ग्रेट डिपार्चर और ये सिर्फ़ घर छोड़ना नहीं था, ये ट्रुथ की सर्च के लिए डेलिबरेट रिनंसिएशन था। है ना? कंथ का नाम का एक हॉर्स था, ट्रेडिशनल स्टोरी में सिद्धार्थ कंथक हॉर्स पर निकले थे और जो चैरिएटर था वो चन्ना था। चन्ना उनके चैरिएटर या अटेंडेंट का जो है वो देखने को मिलता है हमको यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव था कि इन्हें सच ढूँढना है, ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन सैक्रिफाइस का रूट कॉज़ और लिबरेशन का पाथ इनको डिस्कवर करना है, ये इनका ऑब्जेक्टिव था महाविनिष्कर्मणा का, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है, ओके? अब रॉयल कम्फर्ट से निकल कर ये जब बाहर आते हैं तो इन्हें 4 साइड्स देखने को मिलती है, ओल्ड मैन, सिकनिंग, है ना? डेथ एंड देन फाइनली वो जो इनको कि क्या कैसे सॉल्व करें, है ना? तो इन्हें पता चला कि कम्फर्ट जो है वो परमानेंट नहीं है, देन ही क्या नाम है महाविनिष्कर्मणा वाला इवेंट होता है एंड ही वेंट फॉर इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है? फिर एनलाइटनमेंट की इनकी जर्नी देखते हैं। एनलाइटनमेंट की जर्नी देखते तो इनके जो फर्स्ट टीचर थे वो अलारा कालामा थे। सिद्धार्थ ने मेडिटेशन और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है वो इन्हीं से सीखी थी, बट उन्हें लगता था कि ये अल्टीमेट लिबरेशन नहीं है, ठीक है? अलारा कालामा ये देखने को मिलते हैं। फिर सेकंड टीचर इनके बने उद्दक रामपुत्ता। कौन बने? उद्दका रामपुत्ता। इनसे भी एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीखी, लेकिन सिद्धार्थ सैटिस्फाई नहीं हुए इनसे भी।
अलारा और उदका सिंह ने अभी सैटिस्फाई हुए, है ना? तो इन्होंने जो है एक्सट्रीम पेनेंस ट्राई किया, है ना? इसके बाद उन्होंने एक्सट्रीम फास्टिंग और सेल्फ मोर्टिफिकेशन किया। बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी। तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि सिद्धार्थ को रियलाइज़ हुआ कि बॉडी को टॉर्चर करना भी लिबरेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इन्हें पता चला। तो इन्होंने मिडल पाथ निकाला, है ना? और प्रेज़ेंट डे बोधगया वाले एरिया से एसोसिएटेड है एक जगह उरुवेला, है ना? वहाँ पे पीपल ट्री के नीचे इन्होंने मेडिटेशन की, पीपल ट्री के नीचे वहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन की। ठीक है? और इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ एट द एज ऑफ 35 इयर्स, है ना? 35 ईयर की एज में इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, जिसको हम बोलते हैं निर्वाण। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं निर्वाण, ठीक है? और तब से इनका टाइटल पड़ा बुद्धा, यानी कि एनलाइटेंड वन, यानी कि एनलाइटेंड वन। बोधि ट्री के नीचे उर्वेला नाम की जगह पे इन्होंने जो है मेडिटेशन किया, ठीक है? ओके, ये हमने देखा। तो क्या देखा, एक्सट्रीम लग्ज़री से एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी की तरफ गए, फिर इन्हें रियलाइज़ेशन हुआ कि बॉडी को टॉर्चर करने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये मिडल पाथ पे आए। अब मिडल पाथ पे कैसे आए, हमारा ये भी क्लियर हो गया, ठीक है? अब मिडल पाथ सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है ना? सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है। इन्होंने 2 एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट किया, बिल्कुल, 2 एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट किया, है ना? सेंसुअल इंडल्जेंस मतलब सिर्फ़ प्लेज़र के पीछे भागना अटैचमेंट क्रिएट करता है। और फिर इन्होंने बोला कि बॉडी को टॉर्चर करना विज़डम या लिबरेशन जो है वो गारंटी नहीं करता। तो इन्होंने बीच का पाथ अपनाया, मतलब प्लेज़र सीकिंग नहीं, सेल्फ टॉर्चर नहीं, और बैलेंस्ड एथिकल और मेंटल डिसिप्लिन होना चाहिए। इसलिए मिडल पाथ का मीनिंग लाइफ़ में बैलेंस रखो नहीं है, इट इज़ स्पेसिफिकली द बुद्धिस्ट एट फोल्ड पाथ जो विज़डम, एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करता है। ठीक है? फर्स्ट सरमन की बात करते हैं, जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था, फर्स्ट सरमन। प्लेस थी सारनाथ, वाराणसी के पास में डियर पार्क जो है देखने को मिलता है। और इस जो फर्स्ट सरमन वाला पीरियड है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? धर्म चक्र परिवर्तन। लिटरली धम्मा के व्हील को सेट इन मोशन करना। 5 मंक्स थे सिद्धार्थ के, फॉर्मर एस्केटिक कंपेनियंस को फर्स्ट टीचिंग दी इन्होंने, और 4 नोबल ट्रुथ्स यहाँ पे बताए, है ना? 4 नोबल ट्रुथ्स बताए। और बुद्धा की सिस्टमैटिक टीचिंग यहीं से पब्लिक फॉर्म में जो है स्प्रेड होती हुई दिखती है। क्या देखा हमने? हमने देखा कि वो धर्म चक्र परिवर्तना जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। धर्म चक्र परिवर्तना का क्या मतलब है, ये भी हमने देखा। ठीक है? ओके, ये भी हमने देखा। अब थोड़ा-सा ये देखते हैं हम, हाँ, महापरिनिर्वाण क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। जब बुद्धा जो है कुशीनगर में एट द एज ऑफ 80 अपना शरीर छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है? ये सब हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है? ओके। दिस वी हैव दिस विल डू। हाँ, बुद्धा की फिलॉसफी की बात के बारे में बात करते हैं। ठीक है? तो अब बुद्धिज़्म के हर्ट को समझो। बुद्धा ने रियलिटी को रफली 3 इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया है। अनिक्क, अनत्ता एंड दुःख। मतलब अनिक्क का क्या मतलब होता है? इम्परमानेंस। इम्परमानेंस का क्या मतलब होता है कि जो भी कंडीशन्ड है, वो कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ये बोल रहे हैं। दूसरा अनंतता की बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कोई परमानेंट अनचेंजिंग सोल नहीं है, ये कहते हैं। ठीक है? थर्ड दुःख की बात करते हैं, अनसैटिस्फैक्टरीनेस, मतलब बिकॉज़ एवरीथिंग चेंजेस एंड वी बिकम अटैच्ड टू चेंजिंग थिंग्स। तो एक्जिस्टेंस प्रोड्यूसेस सफरिंग, हम अटैच हो जाते हैं। इन्होंने बोला कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, है ना? सारी चीज़ जो है वो चेंज होती रहती है, और हम इन चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। अगर हम अटैच हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से जो परमानेंट है ही नहीं, तो जब वो चेंज होती हैं या जाती हैं, तो हमारे लिए वो सफरिंग का कॉज़ बनता है। ठीक है? ये इन्होंने बताया। मतलब तुम किसी चीज़ को परमानेंट बनाना चाहते हो, बट रियलिटी में सब बदल जाएगा, तुम्हारा बॉडी बदल जाएगा, रिलेशनशिप्स बदल जाएँगे, वेल्थ बदल जाएगा, योर स्टेटस विल चेंज, योर इमोशंस विल चेंज। और अगर माइंड कहता है कि ये हमेशा मेरा ही है, या मेरा ही रहेगा, मेरे पास ही रहेगा, है ना? तो रियलिटी कहती है कि नहीं, इसी मिसमैच से ये जो आप चाहते हो और जो होता है एक्चुअली, इसी मिसमैच की वजह से आपको दुःख होता है ना? दिस इज़ द कॉज़ ऑफ योर सफरिंग, ये बोला इन्होंने। ठीक है? अनात्ता का क्या मतलब, इन्होंने बोला कि सोल नहीं है। अब ये बुद्धिज़्म का सबसे कन्फ्यूज़िंग कॉन्सेप्ट है। बुद्धिज़्म का आर्गुमेंट है कि बॉडी चेंज होता है, फीलिंग्स चेंज होती हैं, थॉट्स चेंज होती हैं। ठीक है? है ना?
ये इन्होंने बोला, मेमोरी चेंज होती है, इन्होंने बोला कॉन्शियसनेस भी बदलती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो इन चेंजिंग कंपोनेंट के पीछे एक परमानेंट अनचेंजिंग जो है चीज़ एज़्यूम करना लॉजिकली प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए इन्होंने अनंतता यानी कि नो परमानेंट इंडिपेंडेंट सेल्फ, क्या बोला? नो परमानेंट इंडिपेंडेंट सेल्फ, कि कुछ भी, इसका मतलब है कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता, और ना ही पर्सन कंप्लीटली इमेजिनरी है। बुद्धिज़्म कहता है कि पर्सन एग्जिस्ट एज़ अ कैजुअल और कंडीशन्ड प्रोसेस, नॉट एज़ एन इटर्नल इंडिपेंडेंट सोल, ये कहते हैं। ठीक है? ये इन्होंने बोला। अब कर्मा प्लस रीबर्थ प्लस अनंतता, ये क्या क्या चीज़ है? कर्मा प्लस रीबर्थ प्लस अनंतता। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कर्मा, रीबर्थ, है ना? और अनंतता, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ये सबसे इंटरेस्टिंग बुद्धिस्ट लॉजिक आता है कि अगर सोल ही नहीं है, तो रीबर्थ कौन लेता है? इसका आंसर है कि सोल नहीं, कैजुअल कंटिन्यूटी होती है। मतलब कैंडल ए है और कैंडल बी को लाइट करती है। जैसे एक कैंडल आपने जलाई और उस कैंडल से दूसरी कैंडल जला दी, तो क्या कैंडल बी एग्जैक्टली कैंडल ए है? नहीं। तो क्या दोनों का कोई कनेक्शन है? नहीं। कैजुअल कनेक्शन है। सिमिलैरिटी ये है कि आपकी पास्ट एक्शन आपने कुछ किए तो प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज आए, प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज में आपने प्रेजेंट एक्शन लिए और वो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस बनाएंगे। और यही बुद्धिस्ट फ्रेमवर्क में कर्मा प्लस रीबर्थ को एक्सप्लेन करता है। मैंने क्या बोला? आपने पास्ट में कोई एक्शन किया, आपने पास्ट में एक्शन किया, ठीक है? तो उसकी वजह से आपको प्रेज़ेंट कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं। पास्ट में कोई एक्शन किया तो प्रेज़ेंट कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? प्रेज़ेंट कॉन्सिक्वेंस किया तो आपको प्रेज़ेंट कॉन्सिक्वेंस की वजह से आप प्रेज़ेंट एक्शन करते हैं, और आपने प्रेज़ेंट एक्शन किया तो आपको आपके जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो बनेंगे। फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज़, है ना? ठीक है? ओके, ये हम समझ गए। अब प्रतीत्या समुत्पदा, ये क्या चीज़ होती है? प्रतीत्या समुत्पदा थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? प्रतीत्या का मतलब होता है डिपेंडेंट, समुत्पदा का मतलब होता है अराइज़िंग, है ना? और इन दोनों को कंबाइन कर दो तो एक फिनोमेना अराइज़ होता है, ठीक है? क्या मतलब होता है थोड़ा-सा समझते हैं। प्रतीत्या का मतलब समथिंग डिपेंड्स ऑन कंडीशन, समुत्पदा समथिंग अराइजेस बिकॉज़ अ कंडीशन एक्सिस्ट, है ना? समथिंग डिपेंडिंग अपॉन, समथिंग डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड समथिंग अराइजेस बिकॉज़ कंडीशन एक्सिस्ट, है ना? इन दोनों को कंबाइन कर दो तो एक फिनोमेना अराइज होता है थ्रू कॉज़ एंड कंडीशन। थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। अब बुद्धिज़्म का सेंट्रल इनसाइट है कि नथिंग एक्सिस्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन। कोई भी चीज़ कंप्लीट आइसोलेशन में नहीं होती, एक कंडीशन ऑलरेडी होती है, उस कंडीशन की वजह से कुछ जो चीज़ है नई बनती है या कुछ चीज़ बनती है ना? तो हर किसी के पीछे एक कंडीशन है, कंडीशन की वजह से कॉज़ अराइज़ होता है ना? इसका जो कंबाइंड फिनोमेना है उसको हमने बोल दिया प्रतीत्य समुत्पदा। प्रतीत्य समुत्पदा बोला इन्होंने। नथिंग एक्सिस्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन, एवरीथिंग इज एम्बेडेड इन कॉजल रिलेशनशिप। एक कॉज और इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है? एक कॉज और इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ओके, ये हम समझ गए। अब 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। 4 नोबल ट्रुथ्स हैं दुःख, समुदाय एंड निरोध एंड मग्गा। ये क्या मतलब है? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दुःख, मान लो कोई मेडिकल एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आपको डिज़ीज़ हुई कोई, है ना? डिज़ीज़ हुई, तो आपको दुःख देखने को मिलता है। उसका कॉज़ क्या है डिज़ीज़ का? डिज़ीज़ का कॉज़ क्या हो सकता है? दैट इज़ अ समुदाय कॉज़, है ना? एंड निरोध यानी कि उसका क्योर क्या है? क्योर क्या है उसका? और मग्गा यानी कि ट्रीटमेंट उसका क्या है ना? जैसे इसमें क्या बताया गया है? जैसे बर्थ, एजिंग, डिज़ीज़, डेथ, सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वन्स एंड अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स इन्वॉल्व सफरिंग। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपको दुःख होता है। तो दुःख का कारण क्या है ना? क्या ऐसी चीज़ है जो दुःख क्रिएट करती है? दैट इज़ योर डिज़ायर। डिज़ायर यानी तृष्णा। आपके डिज़ायर्स जो हैं वो आपका दुःख क्रिएट करती हैं, है ना? डिज़ायर दुःख क्रिएट करती हैं। तो आप इनको सॉल्व कैसे करोगे? इन प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे करोगे? है ना? इन प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे करोगे? तो अगर क्रेविंग सफ़रिंग का रूट है, आपका डिज़ायर सफ़रिंग का रूट है, तो क्रेविंग को ही बंद कर दो, आपकी सफ़रिंग बंद हो जाएगी। आपके डिज़ायर को बंद कर दो, आपकी सफ़रिंग बंद हो जाएगी। इस सेसेशन को निरोध कहते हैं। अल्टीमेटली, और ये अगर आप करते हो तो आपको निर्वाण मिल जाता है। इसके निर्वाण कैसे मिलता है? इसका रास्ता है, इसका रास्ता, इसका मार्ग है, इसका पाथ है कि क्रेविंग, जिससे प्रैक्टिकली जो आपकी क्रेविंग है, आपके डिज़ायर है वो बंद हो जाए, ठीक है? और ये मार्ग क्या है? ये मार्ग बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ्स जो हैं वो देते हैं। कौन देते हैं? 8 फोल्ड पाथ। क्या बोला मैंने? कि बुद्धा ने बोला कि जो आपका सफरिंग है दैट इज़ इनेविटेबल,
पहले बोला था ना कि सफ़रिंग को आप नहीं वो कर सकते हैं, आपका शरीर बदलेगा, आपके रिलेशनशिप्स बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। तो सफ़रिंग का कॉज़ क्या होता है कि क्योंकि वी आर अटैच, वी हैव डिज़ायर्स, वो होता है सफ़रिंग का कॉज़। और उसको कैसे सॉल्व करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे कि इन सब चीज़ों से आप अपने डिज़ायर को ही ख़त्म कर दो। और डिज़ायर को ख़त्म किस तरीके से करोगे? डिज़ायर को ख़त्म करोगे मार्ग से, और वो मार्ग कौन देता है? बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ्स। ये दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द स्टोरी। ठीक है? ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम, कॉज़, सॉल्यूशन एंड मेथड। मेथड इज़ मार्ग, मार्ग इज़ 8 फोल्ड पाथ्स। 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात करते हैं, क्या होता है? सबसे पहले तो राइट व्यू, विज़डम होनी चाहिए, रियलिटी को करेक्ट समझना, है ना? ये देखने को मिलता है। इसमें 4 जो नोबल ट्रुथ्स हैं वो आ सकते हैं इसमें, ठीक है? राइट रिज़ॉल्व, यानी कि आपका इंटेंशन कैसा है? आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपका विज़डम होना चाहिए, आपको विज़डम के साथ में इंटेंशन भी। अगर हार्मफुल डिज़ायर्स के इंस्टेड आप रिनंसिएशन जो है, रिनंसिएशन, गुडविल और नॉन हार्म की इंटेंशन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। राइट स्पीच, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोलें, झूठ बोलना अवॉइड करें, हार्मफुल बोलना अवॉइड करें, अब्यूज़िव स्पीच को अवॉइड करें, है ना? आपका कंडक्ट अच्छा रहे, राइट एक्शन यानी कि राइट कंडक्ट, ये जैनिज़्म में भी देखने को मिलता है। एथिकल बिहेवियर रखें, वायलेंस, स्टीलिंग वगैरह को अवॉइड करें। राइट लाइवलीहुड, आप ऑक्यूपेशन अच्छा चुनें, ठीक है? ऐसा लाइवलीहुड जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ पर बेस्ड ना हो। राइट एफर्ट करें, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना? मेंटल जो स्टेट है उसको होलसम बनाइए और स्ट्रॉन्ग बनाइए, डिसिप्लिन होना चाहिए। राइट अवेयरनेस, माइंडफुलनेस होनी चाहिए। बॉडी, फीलिंग, माइंड और मेंटल प्रोसेस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना। राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए, मेडिटेशन करना, माइंड को कंसंट्रेट और स्टेबल बनाना। ये 8 तरीके हैं जिससे आप जो है अपने डिज़ायर्स पर कंट्रोल पा सकते हैं। राइट व्यू, राइट रिज़ॉल्व, राइट स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन, ये देखने को मिलता है, ठीक है? ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है? अब बुद्धिज़्म में 3 जूल्स यानी कि त्रिरत्न देखने को मिलते हैं, ये कौन होते हैं? तो त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ देखने को मिलता है। ही इज़ द टीचर, दिस इज़ द टीचिंग एंड दिस इज़ द कम्युनिटी। ठीक है? एनलाइटेंड वन बुद्धा, बुद्धा के का टीचिंग पाथ इज़ धम्मा एंड जो कम्युनिटी है दैट इज़ हमारा संघ, ये देखने को मिलता है। हू, व्हाट एंड कम्युनिटी, ओके? अब बुद्धिज़्म में गॉड का और इन सब का कैसे व्यू था? बुद्धा का गॉड के साथ में ये थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे, क्या चीज़ है थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो क्रिएटर गॉड जो है मानते हैं, नॉट सेंट्रल मतलब क्लियर नहीं बताया। ब्राह्मणिकल मेटाफिज़िक्स को रिजेक्ट किया, है ना? एज़ अ बेसिस ऑफ लिबरेशन। सोल को अनंता बोला कि परमानेंट नहीं है, और रिचुअल इन्होंने बोला कि सफिशिएंट नहीं है ना? और मेन कॉज़ तो इनका फ़िलॉसफ़ी का सफ़रिंग और लिबरेशन के अराउंड ही घूमता है। बुद्धा का फ़ोकस ये नहीं है कि एंडलेस मेटाफ़िज़िकल डिबेट करो, यूनिवर्स एग्ज़ैक्ट कैसे बना। इंस्टेड उनका मानना है कि ह्यूमन सफ़रिंग का कॉज़ क्या है और उसे प्रैक्टिकली कैसे ओवरकम करें, ये उनका हुआ है। तो ये क्या नाम है, क्रिएटर गॉड है कि नहीं है, इन सब पे कुछ ख़ास बोलना नहीं, प्रायोरिटी नहीं थी। इस वज़ह से बुद्धिज़्म का फ़िलॉसफ़िकल कैरेक्टर स्ट्रॉन्गली प्रैक्टिकल है, ठीक है? स्ट्रॉन्गली प्रैक्टिकल हमको देखने को मिलता है। वेदास की तरफ क्या होता है, वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, है ना? कि नेसेसरी अथॉरिटी नहीं है। सैक्रिफिशियल रिचुअल्स को रिजेक्ट करते हैं। बर्थ बेस्ड स्पिरिचुअल सुपीरियॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं। जो ब्राह्मण मोनोपोली है उसको चैलेंज करते हैं और पर्सनल कंडक्ट पर एम्फेसिस डालते हैं। बुद्धा ने ये नहीं कहा कि एवरी ब्राह्मण इज़ बैड। इंस्टेड उन्होंने कहा कि बर्थ अलोन डज़ नॉट मेक समवन स्पिरिचुअली सुपीरियर। अ पर्सन्स कंडक्ट एंड कैरेक्टर मैटर्स। ठीक है? वरना सिस्टम को लेके इन्होंने क्या बोला, वरना सिस्टम को लेके इनका क्या मानना था? तो ही रिजेक्टेड बर्थ एज़ अ सोल क्राइटेरिया। बुद्धा ने स्पिरिचुअल वर्थ को बर्थ से ऑटोमैटिकली डिटरमाइन करने को चैलेंज किया। इन्होंने इनका कंडक्ट जो है कर्मा से एसोसिएट किया कि पर्सन का जो मोरल क्वालिटी है, उसके एक्शन से डिटरमाइन होता है। इन्होंने जो है बोला कि ट्रू ब्राह्मण लीनिएज से नहीं कंडक्ट से बनता है, और इन्होंने बोला कि संघ के अंदर कास्ट आइडियोलॉजी जो है वो थियोरेटिकली इर्रेलेवेंट रहेगी। आउटसाइड संघ जो है कास्ट सिस्टम इमीडिएटली डिसअपीयर नहीं हुआ, लेकिन जो है धीरे-धीरे हमको थोड़ा-सा देखने को मिलता है, फ़र्क देखने को मिलता है। शूद्रास जो है वो बुद्धिज़्म ने सोशल एमेंसिपेशन का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम डेवलप नहीं किया, तो शूद्रास पे लिमिटेड फ़ोकस देखने को मिलता है, ऐसे नहीं है कि सभी आ रहे हैं। अनटचेबिलिटी में भी लिमिटेड चेंज देखने को मिलता है। बुद्धा ने कास्ट हायरार्की को मॉरली चैलेंज किया,
बट मॉडर्न सेंस में कंप्लीट एंटी कास्ट सोशल रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज़ नहीं की। मॉडर्न सेंस में हम बोल रहे हैं ना, उस टाइम पे तो इट वाज़ अ ह्यूज रेवोल्यूशन फॉर दैट मैटर, ठीक है? तो बुद्धिज़्म चैलेंज्ड द रिलिजियस एंड मॉरल सुपीरियॉरिटी अटैच्ड टू बर्थ एंड बर्थ मोर डायरेक्टली देन इट डिसमैंटल्ड द एंटायर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट। क्या बोला मैंने? बुद्धिज़्म चैलेंज्ड द रिलिजियस एंड मोरल सुपीरियॉरिटी attached to birth more directly than it dismantled the entire social structure of caste। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, ओके। अब संघ में क्या होता है? संघ क्या होता है? संघ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कम्युनिटी होती है ऑफ मंक्स एंड नन्स, है ना? यहाँ पे इंक्लूसिविटी देखने को मिलती है। भिक्षुनी, विमेन को भिक्षुनी बोला जाता है, लेटर विमेन ऐड थी और फर्स्ट विमेन कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, हु वाज द फॉस्टर मदर ऑफ सिद्धार्थ, है ना? ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो। व्हाई संघा वाज इंपॉर्टेंट? संघा वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज बुद्धा की टीचिंग अगर सिर्फ इंडिविजुअल फिलोसफी होती तो स्प्रेड जो है लिमिटेड देखने को मिलता है। संघा ने ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स, डिसिप्लिन, मिशनरी नेटवर्क्स, मोनास्ट्रीज, ये सब वो जो है क्रिएट किए। इस वजह से संघा वाज इंस्टीट्यूशनल इंजन ऑफ बुद्धिज्म। क्या है? इंस्टीट्यूशन। अरे अगेन एक कीवर्ड मिल गया। संघा, संघा क्या है? इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल इंजन, इंजन ऑफ बुद्धिज्म, ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ओके, ये हमने देखा। ठीक है, ओके, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बुद्धिस्ट काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर काउंसिल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या था? डू नॉट स्टील अदर्स प्रॉपर्टी, नो स्टीलिंग। ठीक है, कोई वायलेंस कमिट नहीं करना है, ठीक है? अवॉइड इंटॉक्सिकेंट, ये सब चीज़ें, शराब वगैरह ये सब दूर रखना है। डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। अवॉइड सेक्सुअल मिसकंडक्ट और करप्ट जो है कंडक्ट, मोरालिटी रखो। तो ये 5 प्रिसेप्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। मोनास्टिक डिसिप्लिन की बात करें तो थोड़ा स्ट्रिक्टर देखने को मिलता है। रिनंसिएशन, मॉन्क्स वर एक्सपेक्टेड टू लिव विदाउट पर्सनल अक्यूमुलेशन, किसी तरीके का अक्यूमुलेशन, मटेरियलिस्टिक वेल्थ आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है? गोल्ड सिल्वर रेस्ट्रिक्शन, मोनास्टिक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग गोल्ड और सिल्वर या प्रेशियस मनी का एक्सेप्ट करना जो है प्रोहिबिटेड था, ठीक है? मंक्स वर नॉट सपोज टू एंगेज इन बाइंग और सेलिंग, इन सब चीज़ों में एंगेज होना नहीं, ठीक है? सिंप्लिसिटी फॉलो करना, है ना? सिंपल मोनास्टिक रॉब्स पहनना, ठीक है? कंजम्पशन को कंट्रोल करना, सेलिबसी, स्ट्रिक्ट सेक्सुअल रिस्ट्रेंट और संघ, कलेक्टिव मोनास्टिक लाइफ को जो है फॉलो करना वाज देयर कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है? संघ के बारे में हम देख चुके हैं। इट वाज द इंस्टीट्यूशनल इंजन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है? ओके, व्हाई डिड बुद्धिज्म बिकम पॉपुलर? व्हाट वर द कंडीशंस दैट लेड टू यो क्या नाम है, बुद्धिज्म के इतने पॉपुलर होने की? तो सिंपल टीचिंग थी, तो काफ़ी एक्सेसिबल था, है ना? अब इतना कोई बहुत मुश्किल तरीका नहीं था, तो एक मध्यम मार्ग बुद्धा बताते थे, तो ये सिंपल था काफ़ी, है ना? मिडल पाथ जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल था और एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी से बचाएगा। व्हेयरएज़ जैनिज़्म में देखने को मिलता है वो एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी को फॉलो करते हैं, इसी वजह से लोग जो है ज़्यादातर कनेक्ट नहीं हो पाए। लैंग्वेज पाली और प्राकृत पाली यूज़ करते थे। जैनिज़्म में प्राकृत, अपभ्रंश और वो सब लैंग्वेजेज़ यूज़ करते थे। तो लोकल लोगों की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन ईज़ी हो गया। इंक्लूसिविटी देखने को मिलती है, इक्वालिटी को प्रोपेगेट करते हैं, है ना? मर्चेंट्स का सपोर्ट मिला, किंग्स का पैट्रनेज मिला, संघ जो है ऑर्गेनाइज़ेशन बनी जिन्होंने स्प्रेड में काफ़ी मदद की और एथिक्स यानी अहिंसा, कंपैशन, ट्रुथफुलनेस जैसे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बताते थे। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि ये काफ़ी पॉपुलर बना। ठीक है, अब बुद्धिस्ट काउंसिल को समझते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल को समझते हैं, ठीक है? वेयर आर बुद्धिस्ट काउंसिल्स? आई बिलीव देयर इज़ समवेयर। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल को समझते हैं। तो सबसे पहला जो काउंसिल है वो राजगृह में हुआ। बुद्धा की डेथ के इमीडिएटली बाद जो है देखने को मिलता है। अजातशत्रु जो है इसके पैट्रन देखने को मिलते हैं, वो वाज़ अ मगधन रूलर। महाकश्यप लीडर देखने को मिलते हैं और उपाली जो है मोनास्टिक रूल्स उन्होंने रिसाइट किए विनय सूतक में और विनय पीटक में और असुत्त पीटक आनंदा ने लिखी, जो कि बुद्धा के डिस्कोर्स जो उन्होंने है रिसाइट किए। अब बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स लाइफ टाइम में ओरली ट्रांसमिट की थी, तो डेथ के बाद में जो कंसर्न था कि टीचिंग को प्रिज़र्व कैसे करें, तो एक कलेक्टिव रिसाइटेशन हमको देखने को मिलता है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो उसके 100 साल बाद में हुई वैशाली में हुई, है ना? वैशाली में देखने को मिलती है और काल अशोका वाज़ द पैट्रन।
Karl Ashoka from Shishnak dynasty was the patron। और monastic rulers practices पर disagreement जो है वो यहाँ पे issue देखने को मिलता है और result आया division। Later Buddhist tradition associated this phase with Sthaviravadins and Mahasangika split। Second Buddhist Council। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो 250 BC में पाटलिपुत्र में हुआ, अशोका ने ऑर्गेनाइज करवाया। ठीक है, मोगलीपुत्र तीसरा इसके प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं और कथावतु जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलती है टेक्स्ट। और मिशन वाज टू एक्सपैंड इंडिया, श्रीलंका और बाकी सारी जगह पे भी जो है मिशंस भेजे गए टू प्रोपिगेट द रिलीजन। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुई और कनिष्का ने करवाई। वासुमित्रा वाज प्रेसिडेंट, है ना, वासुमित्रा वाज प्रेसिडेंट इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बुद्धिस्ट फिलोसफी इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड और डाइवर्सिफाई हो गई। ठीक है, अब बुद्धिस्ट सेक्ट्स की बात करते हैं। ये क्या बात करते हैं, पहले बात तो ये बात करते हैं कि श्रीलंका में महिंदा को भेजा जो है अशोका ने मिशनरी की तरह। सेंट्रल एशिया में फैलाया इसको, चाइना में फैलाया, कोरिया जापान तिब्बत तक में बुद्धिज्म को फैलाया। साउथ ईस्ट एशिया में थेरावाड़ा बुद्धिज्म देखने को मिलता है। तिब्बत वाले एरिया में वज्रयान बुद्धिज्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रोपोगेट किया, काफ़ी एग्रेसिवली प्रोपोगेट इसको किया। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। ओके, अब बुद्धिस्ट सेक्ट्स की बात कर लेते हैं। व्हाई डिड दे डेवलप? बुद्धा के डेथ के बाद कई बेसिक प्रॉब्लम आई, जैसे बुद्धा की टीचिंग को एग्जैक्टली कैसे इंटरप्रेट करें। डिफरेंट मंक्स ने डिफरेंट आंसर दिए, देयरफॉर इंटरप्रिटेशन डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन डिफरेंस है तो उसकी वजह से डॉक्ट्रिनल डिफरेंस भी आएगा और नए नए स्कूल्स बनेंगे। इसी के चलते नए स्कूल्स बने, स्थाविरवाद और थेरावाद या फिर थेरावाद। स्थाविरवाद जो है ये इसका मतलब है वे ऑफ द एल्डर्स, मोनास्टिक डिसिप्लिन को स्ट्रांगली प्रिजर्व करता था, है ना। और अरहत जो है वो इंडिविजुअल लिबरेशन के थ्रू अरहत जो है वो बनते थे। और ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। गोल था अरहत बनना, है ना। मेथड था एनालिटिकल और क्रिटिकल अप्रोच। पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे, श्रीलंका में मेजरली देखने को मिलते हैं, है ना। स्कॉलर वाज, मेजर कमेंटेटर वाज बुद्ध घोष एंड विशुद्धिमुख, हमको देखने को मिलता है उनका टेक्स्ट। ठीक है, ये एल्डर, वे ऑफ द एल्डर्स, ये थोड़ा देखने को मिलता है हमको यहाँ पे। ठीक है, फिर महासंघिकाज ये क्या है, ये थोड़े लिबरल वन थे। जो हमने देखा ना अभी थेरावाद वाले, वो थोड़े स्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, ये थोड़े लिबरल वन थे। अर्ली बुद्धिस्ट कम्युनिटी का मेजर ब्रांच हमको देखने को मिलता है और बुद्धा को इंक्रीजिंगली जो है सुपर ह्यूमन नेचर में समझा गया। अरहत के परफेक्शन को क्वेश्चन करने वाली टेंडेंसीज डेवलप हुई। और लेटर महायान जो डेवलपमेंट है उसके इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड में महासंघिकाज आइडिया जो है वो इम्पोर्टेंट हुए। फिर हमको महायान देखने को मिलता है, महायान देखने को मिलता है। महायान क्या है? अब बुद्धिज़्म में एक मेजर आइडियोलॉजी जो शिफ्ट है उसको समझो। मेन लिबरेशन, मैं लिबरेशन अटेन करूँ, महायान का अर्ली आइडियल ये था कि मुझे लिबरेशन मिल जाए। महायान में आइडियल है कि मैं सब बीइंग्स की लिबरेशन में हेल्प करूँ। अगर मुझे लिबरेशन मिल गई है तो मैं सबकी मदद करूँ। ठीक है? इसमें बोधिसत्व का आइडियल देखने को मिलता है, करुणा का भाव देखने को मिलता है ना? और इसमें ऐसे है कि इसका आइडल वर्शिप जो है वो इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट बन गई महायान में। ठीक है, ये चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत वाले एरिया में देखने को मिलता है। बोधिसत्व क्या होते हैं? बोधिसत्व के पास पॉसिबिलिटी है कि वो फाइनल लिबरेशन बुद्धाहुड अचीव करे। अचीव कर लिया तो वो बोधिसत्व होता है। बट कंपैशन और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए मेरिट को एक्यूमुलेट करना और फिर उसका यूनिवर्सल लिबरेशन करना, सबको लिबरेट करने की कोशिश करना। इसलिए महायान में करुणा और प्रज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम और करुणा का मतलब होता है कंपैशन। ये सब हमने देखने को इंपॉर्टेंट बोधिसत्व इसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हमको देखने को मिलते हैं अवलोकितेश्वरा जो कंपैशन शो करते हैं, मंजूश्री जो विजडम दिखाते हैं, है ना। मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा को बोला जाता है, तारा प्रोटेक्शन के लिए, क्षितिज गर्भ अर्थ, है ना, ऐसे सिंबलाइज करते हैं, हमको देखने को मिलता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो है हमको बोधिसत्वास देखने को मिलते हैं। ठीक है, बोधिसत्वास देखने को मिलते हैं। उसके बाद में मध्यम का ये क्या है, इसको शून्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शून्यता भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अब नागार्जुन का क्वेश्चन था, नागार्जुन का क्वेश्चन था, अगर हम बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या वो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा? नहीं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कॉज एंड कंडीशन प्लस रिलेशनशिप। देयरफॉर अशून्यता यानी कि एम्प्टीनेस ऑफ इनहेरेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब आपका खुद का कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज एम्प्टी, है ना। शून्यता जो है नथिंग एग्जिस्ट की बात करता है। यानी टेबल एग्जिस्ट, बट टेबल जो है वो वुड, डिजाइन, लेबर, टूल, स्पेस और कॉस्ट से बना है, पर है ना, पर डिपेंडेंट है इन सब चीज़ों पे, वुड, डिजाइन, इन सब पे डिपेंडेंट है। देयरफॉर टेबल का इंडिपेंडेंट परमानेंट एसेंस नहीं है।
अगर योगकारा की बात करें, योग विच इज़ ऑल्सो अ स्कूल, योगकारा की बात करें तो योगकारा क्या बताता है, ये क्या बताता है कि हम वर्ल्ड को डायरेक्टली प्योर ऑब्जेक्टिव रियलिटी के रूप में एक्सपीरियंस नहीं करते। हमारी परसेप्शन, कॉन्शसनेस और मेंटल कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सपीरियंस को शेप करती है, ठीक है? वज्रयान बुद्धिज़्म देखने को मिलता है। वज्रयान बुद्धिज़्म, इसको थंडरबोल्ट व्हीकल इसका मतलब होता है, और लेटर महायान ट्रेडिशन के लेटर डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, और मंत्रास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वज्रयान बुद्धिज़्म में। रिचुअल, विजुअलाइज़ेशन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल, बिहार वाले एरिया में देखने को मिलता है, और विक्रमशिला इसका मेजर इंस्टीट्यूशनल सेंटर बना। तिब्बत में, लेटर तिब्बत बुद्धिज़्म में एनॉर्मसली ये इन्फ्लुएंस करता है ना? फीमेल सेक्रेड फिगर तारा देखने को मिलती हैं इसमें, वज्रयान बुद्धिज़्म से ही एसोसिएटेड है ना? मरीचि देखने को मिलती हैं, और तांत्रिक लिटरेचर में इम्पोर्टेंट हमको वज्रयान बुद्धिज़्म देखने को मिलता है, ठीक है? अगर अगर बुद्धिस्ट स्कूल्स की बात करें तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। ओके, फिलॉसफीज़ वी हैव डन। लिटरेचर, लिटरेचर में त्रिपीटक आता है, विनय पीटक, शुद्ध पीटक और अभिधम्म पीटक। विनय पीटक में मंक्स, नन्स के बिहेवियर, डिसिप्लिन और इंस्टीट्यूशनल रूल्स के बारे में बात हुई है। सुत्त पीटक में बुद्धा की टीचिंग, डायलॉग और sermons हैं, और अभिधम्म पीटक में बुद्धिस्ट फिलॉसफी को सिस्टमैटिकली कैटेगराइज़ करने में एनालाइज़ करता है, हमको देखने को मिलता है। 5 निकायस देखने को मिलते हैं, 5 निकायस देखने को मिलते हैं। ये 5 निकायस क्या होते हैं? कौन से होते हैं 5 निकायस? ठीक है, तो दिग्ग निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्द निकाय, हमको 5 निकाय देखने को मिलते हैं। जातक टेल्स, जो बुद्धा की पास्ट लाइफ के बारे में टेल्स हमको देखने को मिलती हैं। प्रीवियस बर्थ में बुद्धा को बोधिसत्व के रूप में रिप्रेज़ेंट किया जाता है, और स्टोरीज़ के थ्रू जेनरॉसिटी, कंपैशन, मोरालिटी टीच करती हैं। जातका स्टोरीज़ सिर्फ रिलिजियस स्टोरीज़ नहीं है, दे गिव क्लूज़ अबाउट सोसाइटी, इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, एनिमल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, मिलिंद पन्ह क्या है? मिलिंद पन्ह क्या है? इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। मिलिंद पन्ह क्या है? ठीक है, आई जस्ट या तो मेनांदर हू वाज़ एन इंडो ग्रीक रूलर किंग, जिसको मिलिंद भी बोलते हैं। वो नागसेना हू इज़ अ बुद्धिस्ट मंक, उनके साथ में बातचीत करते हैं, फिलॉसफिकल क्वेश्चन करते हैं, और उसी को जो है नागसेना ने बुक में लिख दिया, जिसको मिलिंद पन्ह कहा जाता है। ठीक है, ये हमने देखा जिसको मिलिंद पन्ह कहा जाता है। ये कुछ और भी बुद्धिस्ट ये कुछ या कुछ और अवधना लिटरेचर देखने को मिलता है। यहाँ पे अपन को बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स मिलते हैं, श्रीलंका वाले दीपवंशा, महावंशा, कुलवंशा, ठीक है? ये कुछ और आपको देखने को मिलेंगे। मिलिंद बनानेति प्रकारना एंड समना फला सुत्ता, ठीक है? ये कुछ महायान लिटरेचर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? ये कुछ आपको वैसे इन इन जनरल बुद्धचरिताश्व घोष ने लिखी है ना? ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। मणिमेखलाई सत्यनारायण ने लिखी है। तो ये कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको देखने को मिलता है, ठीक है? चैत्य, विहार और स्तूपा, ये क्या होता है? चैत्य होता है वर्शिप करने की जगह, प्रेयर हॉल। विहार होता है रेसिडेंस रहने का, और स्तूपा इज़ द रेलिक, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि व्हाई बुद्धिज़्म डिक्लाइन्ड? व्हाई बुद्धिज़्म डिक्लाइन्ड? क्या-क्या रीज़न थे जिसकी वजह से बुद्धिज़्म डिक्लाइन देखने को मिलता है? तो रॉयल पैट्रोनेज धीरे-धीरे खत्म हो गया था, है ना? ये एक रीज़न था। मोनास्टिक वेल्थ जो है वो बढ़ रही थी। सम मोनास्ट्रीज़ एक्सट्रीमली वेल्दी हो गए थे। इससे ओरिजिनल जो ऑस्टेरिटी या मिडल पाथ वाला जो एसेंस है वो खो गया। इंटरनल डिजेनरेशन देखने को मिलता है, करप्शन, कुछ इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन वीक हो गया। अकॉर्डिंग टू लेटर क्रिटिक जो है इसी करप्शन की वजह से एक रीज़न बना डिक्लाइन का। ब्राह्मणिकल रिवाइवल देखने को मिलता है। ब्राह्मण्स ने भी कॉम्पिटिशन के चलते अपने आप को रिवाइव किया ना, तो वो भी देखने को मिलता है ना? उसके बाद में भक्ति ने पर्सनैलिटी, टेंपल वर्शिप और एक्सेसिबल डिवोशनल प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड की। भक्ति मूवमेंट देखने को मिलता है। बुद्धा एज़ विष्णु, बुद्धा को विष्णु का वो देख, तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में आप असिमिलेट ही हो रहे हो ना, आपका क्या कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक तो रहा नहीं है, तो उसकी वजह से भी डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है? संस्कृत पर शिफ्ट हो गए, लोकल लैंग्वेज से जो है संस्कृत की तरफ शिफ्ट हो गए। इस वजह से भी हमको देखने को मिलता है दिक्कत कि लोकल फिर लोग इतना ज़्यादा उससे अटैच नहीं हो पाए, है ना? उसके अलावा जो है इंटरनल डिवीज़न, फ्रैगमेंटेशन वाज़ ऑल्सो अ रीज़न। टर्किश इन्वेजन वाज़ ऑल्सो अ रीज़न, जिसने नालंदा, विक्रमशिला जैसे इंस्टीट्यूशन को अटैक किया, डैमेज किया। इकोलॉजिकल चेंजेस भी आए, लैंड इकोनॉमी देखने को मिलती है। अब जैसे-जैसे हर्षवर्धन के पीरियड तक आते हैं अपन, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लैंड ग्रांट्स वापस से बढ़ रहे हैं, फ्यूडलिज़्म बढ़ रहा है, तो मोनास्टिक पैटर्नेज पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? ये हमने देखा।
ये कुछ रीज़न है, आप अपने मेंस के आंसर में सीधा लिख सकते हैं, ठीक है? लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, वेल्थ, मोनास्ट्रीज़ वेल्थ, है ना? इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन, संस्कृताइज़ेशन, ब्राह्मणिकल रिवाइवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्ति कॉम्पिटिशन, बुद्धा इज़ विष्णु, असिमिलेशन, इंटरनल डिविजन, फ्रेगमेंटेशन, है ना? ये सब जो है आप सीधा-सीधा आप अपने मेंस के आंसर में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ओके। अब कुछ कंट्रीब्यूशन देखते हैं बुद्धिज़्म के इन द सोसाइटी, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कुछ कंट्रीब्यूशन देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज़्म। तो इक्वालिटी की बात करते हैं, है ना? बर्थ बेस्ड स्पिरिचुअल सुपीरियरिटी को चैलेंज करते हैं। कंपैशन, करुणा और अहिंसा की बात करते हैं। कॉमर्स, अर्बन मर्चेंट्स इकोनॉमी के साथ में कंपैटिबल हैं। पाली प्राकृत जैसी लोकल लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं वाइडर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। त्रिपिटक मैसिव टेक्सचुअल ट्रेडिशन देखने को मिलता है। मॉन्यूमेंटल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हमको स्तूपा देखने को मिलता है। चैत्य विहारस देखने को मिलते हैं। एजुकेशन में हमको इंटरनेशनल लर्निंग सेंटर विच इज़ नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलते हैं, है ना? लॉजिक की बात कर रहे हैं, है ना? रीज़निंग की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में एशिया वाले एरिया में तिब्बत, ये अपना चाइना, जापान, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे भी बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलता है। ये सब अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है? ये सब अभी तक हमने पढ़ा। ओके, ठीक है? बुद्धिज़्म लिमिटेशन थोड़े से देखने को मिलते हैं, व्हाट वर द लिमिटेशन, थोड़ा अगर लिमिटेशन की बात करें तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। अम, दोनों ट्रेडिशन ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थे इसमें कर्मा को इम्पोर्टेंट मानते हैं, है ना? अच्छा सॉरी, लिमिटेशंस में सबसे पहले तो कास्ट इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। सोशल ऑर्डर का कोई अल्टरनेटिव मॉडल नहीं दिया इन्होंने। एलीट प्रेज़ेंस अभी भी देखने को मिलता है। पैट्रियार्की, जेंडर में वुमेन को इनिशियली एडमिशन मिलता ही नहीं था बुद्धिज़्म में, ठीक है? लेटर भिक्षुनी संघ एस्टैब्लिश हुआ बट एडिशनल रिस्ट्रिक्शन अभी भी थे। स्लेवरी और डेट पे रिस्ट्रिक्शन, एवरीवन कुड नॉट फ्रीली एंटर संघा विदाउट रिज़ॉल्विंग लीगल या सोशल ऑब्लिगेशन, ठीक है? और बुद्धिज़्म जो है वो प्राइमरली लिबरेशन ओरिएंटेड एथिकल रिलीजियस मूवमेंट था। मॉडर्न पॉलिटिकल या कोई सोशल रेवोल्यूशन नहीं था, ठीक है? अगर बुद्धिज़्म और उपनिषद्स में डिफरेंस देखें, बुद्धिज़्म और उपनिषद में डिफरेंस देखें, वी हैड इट समवेयर हियर, या तो उपनिषद में डिफरेंस देखें तो कर्मा, दोनों ट्रेडिशन जो है वो कर्मा को इम्पोर्टेंट देते हैं। इसमें हम डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, पहले तो सिमिलैरिटीज़ देखेंगे फिर डिफरेंस देखेंगे। तो सिमिलैरिटी में पहला ये है कि दोनों जो है वो कर्मा पे फ़ोकस कर रहे हैं। दोनों जो है वो बर्थ डेथ साइकिल को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, मोक्ष को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, एस्केटिज़्म को और कंडक्ट मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। रिचुअल्स को क्वेश्चन कर रहे हैं और रियलाइज़ेशन यानी पर्सनल इनसाइट्स पर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। व्हेयरएज़ कुछ डिफरेंस भी हैं, जैसे आत्मा को लेके डिफरेंस है बिटवीन उपनिषद्स एंड बुद्धिज़्म। अल्टीमेट रियलिटी जो है वो बुद्धिज़्म कहता है कोई ब्रह्मा डॉक्ट्रिन नहीं है, व्हेयरएज़ उपनिषद जो है ब्रह्मा में मानता है। वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं ये, अब उपनिषद से रिजेक्ट नहीं करते ऐसे आउटराइटली। लिबरेशन को निर्वाण बोलते हैं, उसमें मोक्ष बोला जाता है। इसमें लिबरेशन पाने के लिए एट फोल्ड पाथ बताया है और उपनिषद में जो है नॉलेज या रियलाइज़ेशन बताया है। कास्ट बेस्ड सिस्टम को बुद्धिज़्म वाले क्वेश्चन करते हैं और उपनिषद वाले को जनरली जो वर्ण आश्रम है उसका एक्सेप्ट करते हैं। कोर क्वेश्चन ये आता है बुद्धिज़्म में कि व्हाई सफरिंग, और उपनिषद्स में कोर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अल्टीमेट रियलिटी। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज़्म एंड उपनिषद्स। ये भी अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली जो है चिपका सकते हैं, ठीक है? ये डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ हमने देख ली। दीज़ वर द सिमिलैरिटीज़ एंड दीज़ वर द डिफरेंसेस, ठीक है? ये आप सीधा-सीधा भी चिपका सकते हैं। ओके, सीधा-सीधा चिपका सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज़्म हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है? ऑलरेडी देख लिया ये हमने। ओके, मॉडर्न रेलेवेंस हमने देख लिया। मॉडर्न रेलेवेंस क्या है बुद्धिज़्म का, मॉडर्न रेलेवेंस क्या है? वेट अ सेकंड, विल जस्ट या हाँ, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, यहीं से समझ लेते हैं। क्या रेलेवेंस है बुद्धिज़्म का? कंज़्यूमरिज़्म यानी नॉन अटैचमेंट, कंज़्यूमरिज़्म के खिलाफ बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रीमिज़्म को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वायलेंस, एनवायरनमेंट जिसमें मॉडरेशन में यूज़ करो तो सस्टेनेबिलिटी से भी लिंक हो सकता है, इनइक्वालिटी को दूर रखते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, है ना? धम्मा गवर्नेंस से रिलेट हो सकता है, एथिकल पब्लिक कंडक्ट और डिप्लोमेसी यानी टॉलरेंस में भी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो दिस वाज़ आवर आर्टिकल, आई होप आपको समझ आया होगा, है ना? आपको थोड़ी क्लैरिटी बनी होगी बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है? दीज़ आर द एमसीक्यू वी कैन जस्ट या तो विद रिफ okay, anyways, these are the MCQ, you can take the screenshot, I have to go somewhere. So these are the questions, you can just solve this, है ना? These are the questions. Yeah.
These are your mains question. You can just try writing them down. Anyways, thanks for watching and I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, then please hit the like button and subscribe to this channel and yeah, keep learning.